Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today's video I am going to talk about a very interesting topic जो मैं रिसेंटली पढ़ रहा था. सो मुझे लगा कि मुझे आपको भी बताना चाहिए, जिसको पढ़ने में समझने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है. मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो वो जो ऑर्गन हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी का है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड चलो बिना किसी देरी के मैं बताता हूँ. आज हम पढ़ने वाले हैं माइंड के बारे में. मैं आपको माइंड के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें जान के आपको बहुत सरप्राइज होने वाला है और बहुत सब नॉलेज भी आप गेन करने वाले हो. सो फर्स्टली विदाउट एनी डिले, जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. यू ऑल नो ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो अभी जैसे कि इंपॉर्टेंट है तो उसको प्रोटेक्शन देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट. सो जो हमारा ब्रेन है वो क्रेनियम नाम की एक हड्डी है जो कि 8 बोन ऑफ ग्रुप से मिलके बनी है, जो हमारे ब्रेन को पूरी तरह से प्रोटेक्शन पहुंचाती है. सो हम बोल सकते हैं कि हमारा ब्रेन क्रेनियम हड्डी जो ये है इसके अंदर होता है. बट देयर इज अ फैक्ट, डायरेक्ट जो हमारा ब्रेन है वो क्रेनियम से टच ना हो, इसलिए उसके बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं मेनिंजोय. सो इस झिल्ली का बेसिकली काम यह है कि हमारी जो क्रेनियम हड्डी से ब्रेन डायरेक्ट टच ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाएगा और ये एक तरह से दूसरी लेयर बन जाती है जो और प्रोटेक्शन पहुंचाने का काम करती है. सो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारे हेयर, उसके नीचे स्किन, उसके नीचे क्रेनियम और फिर एक पतली झिल्ली जिसका नाम था मेनिनिल. ये होने के बाद हमारा ब्रेन आता है. ह्यूमन ब्रेन का नॉर्मल वेट 1350 ग्राम से लेके 1450 ग्राम तक हो सकता है. अब हम आते हैं ब्रेन के ऊपर. सो हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल का बना होता है और न्यूरॉन सेल हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी सेल है. बट इसकी एक कमी भी है, न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता, मतलब ये रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकती है. सो जिस वजह से अगर हमारे ब्रेन में डायरेक्ट कोई चोट लगती है तो चोट लगने की वजह से हमारा ब्रेन डायरेक्ट रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यूरॉन सेल डिवीजन नहीं करती है. सो पुलिस एंड गवर्नमेंट ऑलवेज सेज नेवर ड्राइव टू व्हीलर विदाउट हेलमेट, बिकॉज उन्हें पता है अगर डायरेक्ट दिमाग में चोट आई तो बचने के या ठीक होने के चांसेस ना के बराबर हैं. एनीवे बेसिकली सेल डिवीजन जो करता है वो है सेंट्रोसोम, और जो सेंट्रोसोम है वो हमारे माइंड के सेल जो है न्यूरॉन सेल उसमें नहीं पाया जाता, जिस वजह से उसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है. सो एज वी ऑल नो नाउ, सेंट्रोसोम ही है जो सेल डिवीजन का काम करता है. और सेल डिवीजन के अनलिमिटेड या फिर एक लिमिट से ज़्यादा होने के बाद हमारे अंदर आता है ट्यूमर. मतलब अगर हम सेल को तोड़ते जा रहे हैं, सेंट्रोसोम को कुछ कमी आ गई, वो तोड़ता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है, तभी हमारे अंदर आएगा ट्यूमर. सो अब आपने एक बात सुनी होगी ब्रेन ट्यूमर के बारे में. तो अब ये पॉइंट है, अगर ब्रेन में न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम मिलता ही नहीं है तो वहाँ पे फिर सेल ब्रेक होगी नहीं, तो वहाँ पे ट्यूमर भी नहीं होना चाहिए. बट देयर इज अ फैक्ट, हमारे माइंड का 90% अराउंड 90% पार्ट न्यूरॉन सेल का बना होता है, बट अराउंड 10% पार्ट न्यूरॉन गिल्स सेल का बना होता है, जिसमें लाइसोसोम पाया जाता है. और लाइसोसोम उसमें मिलेगा तो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा तो फिर ट्यूमर होने का भी खतरा बना ही रहता है. वैसे बहुत रेयर चांस है, क्योंकि अगर हमारे माइंड में ट्यूमर बनना स्टार्ट होता है तो हमारे माइंड की जो वेकल्स हैं वो इतनी कमजोर, इतनी वीक है कि वो एकदम ब्रेक हो जाती है. तो ट्यूमर इस स्टेज में पहुंचता ही नहीं है कि इंसान कुछ इलाज करा सके, वो पहले ही मर जाता है. एक बात और, सबसे ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन का काम हमारी बॉडी में हमारा जो लीवर है वो कर सकता है. मतलब अगर आपके लीवर में कोई चाकू मार के भी निकाल दे तो आप बिना किसी इलाज के, मतलब आपको इलाज तो कराना चाहिए, बट उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने जो घाव है उन्हें खुद भर सकता है, सेल डिवीजन कर करके रिकंस्ट्रक्शन का काम अपने आप ही कर ले. ओके, अब हम आते हैं माइंड के ऊपर वापस. सो हमारे माइंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क. सबसे पहले हम देखते हैं अग्र मस्तिष्क को. अग्र मस्तिष्क को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनका नाम है सेरिबर्म, थैलेमस, हाइपोथैलेमस. सबसे पहले हम देखते हैं सेरिबर्म. सेरिबर्म का इंपॉर्टेंट काम है, लाइक सबसे इंपॉर्टेंट रोल सेरिबर्म में निभाता है. 66% पार्ट ब्रेन का सेरिबर्म से बंद है, लाइक घिरा हुआ है. और सेरिबर्म का सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारी मेमोरी को. जो भी हमारी मेमोरी पावर है वो सब सेरिबर्म पे डिपेंड करती है. और जिज्ञासा, नई नई चीज़ें करना, या फिर ऐसा होता है ना किसी को कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वहाँ पे जाऊँ, ये सब हमारा सेरिबर्म डिसाइड करता है. जिसका सेरिबर्म स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा एक्टिव होगा, सो उसे जल्दी याद करने में आसानी होगी, वो एक बार पढ़ेगा उसे याद हो जाएगा.
कुछ स्टूडेंट्स को आप देखते होंगे कि उन्हें पढ़ने में, याद करने में बहुत टाइम जाता है। हो सकता है आप भी वो हो जिसे पढ़ते रहेंगे कुछ याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका सेरिब्रम इतना एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने का एक तरीका है मेडिटेशन। ओके, अगर मस्तिष्क का सेकंड पार्ट है थैलेमस। सो थैलेमस का बेसिकली काम है बाहरी वातावरण का आभास कराना। मतलब बाहर के वेदर कैसा है, अगर गर्मी है तो पसीने के रास्ते से पसीना निकाल देगा, ठंड है तो पसीना नहीं निकालेगा। और आप देखते हैं कि आपको कोई पीछे से सुई चुभाता है तो आप किसी उछल के चौंक जाते हैं। सो वो कौन करता है? थैलेमस कंट्रोल करता है। जो भी आपके बाहर वातावरण में हो रहा है वो सब आपका थैलेमस देखता है। आपने देखा होगा कि कोई शराबी या शराब पीने वाले को आप कितना भी पीट लें तो उसे नशे में पता ही नहीं चलता है कि उसकी पिटाई हो रही है, उसे दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका थैलेमस ठीक से काम नहीं कर रहा है, नशे में वो एक्टिव नहीं रहता है। रात भर पीटेगा, सुबह जब उठेगा, नशा उतरेगा, तब उसको याद आएगा, तब उसको शरीर दर्द करेगा। तो थैलेमस को जब एक्टिव किया, थैलेमस पहुंचेगा फिर सेरिब्रम के पास और सेरिब्रम से पूछेगा अबे किसने पीटा बे रात को। अब सेरिब्रम को याद होगा, उसको मेमोरी पावर होगी तो बता देगा, और बाकी पिट तो गए। अब क्या आते हैं अगर मस्तिष्क के थर्ड पार्ट पे, जो कि है हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलाता है। जैसे कि थैलेमस से नाम मिलता जुलता है तो काम भी मिलता जुलता ही है। थैलेमस का काम था हमें बाहरी वातावरण का ज्ञात करना, लेकिन हाइपोथैलेमस का है हमारे अंदर के, अगर अंदर हमें गर्मी लग रही है तो पसीना निकालेगा, ठंड लग रही है तो पसीना नहीं निकालेगा। और एक इंपॉर्टेंट रोल है जो हमारे इमोशंस को है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। लाइक हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। हमें गुस्सा आ रहा है, हमें प्यार आ रहा है, ये भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। सो हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस गलत डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम गलत डिसीजन गुस्से में लेने वाले हैं। सो जब भी आप एंग्री हो तो शांत होने की कोशिश कीजिए। आप समझ जाइए कि आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो रहा है, हाइप जा रहा है, सो उसे डाउन कीजिए। एक फैक्ट की बात और है कि फीमेल के कंपैरिजन में मेल बॉडी में हाइपोथैलेमस ज़्यादा होता है। सो यही रीज़न है कि जो मेल्स हैं वो फीमेल की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। मेल्स को फीमेल के कंपैरिजन में जल्दी गुस्सा आता है। अब ये सब सोच के ऐसा मत करने लग जाना कुछ भी करके कि मेरा तो हाइपोथैलेमस एक्टिव है, फिर पिटाई करके वो कम भी हो जाता है। अब हम आते हैं मध्य मस्तिष्क पर। सो आप सीधा बीच में यहाँ खोद के निकालेंगे तो आपको मध्य मस्तिष्क मिलेगा। सो मध्य मस्तिष्क को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, सो फर्स्ट है कोर्पेला, सेकंड है सेरिबल या फिर पोंडिकल। सो फर्स्ट देखते हैं कार्पोरा। कार्पोरा का बेसिकली काम है देखना और सुनने का जो भी प्रोसेस करते हैं उसे सेरिब्रम तक पहुंचाना, और सेरिब्रम प्रोसेस करके उसे याद करता है कि ये कौन है। सो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, आपने आंखों से फुटपाथ पे कार चलते हुए देखा, आप पास गए, आपने देखा अंदर कौन है, आपकी आंखों ने देखा अंदर सलमान खान है। तो कार्पोरा ने प्रोसेस करके सेरिब्रम तक पहुंचाया। सेरिब्रम ने कहा ओहो ये तो सलमान खान है, फुटपाथ पे गाड़ी चला रहा है, इससे दूर हो जाओ। जोक्स अपार्ट, उसके बाद हम देखते हैं कानों के सुनने का। आपका कहीं जा रहे हो, आपके पीछे से दोस्त ने आवाज लगाई तो आपने ईयर ने सुना, कार्पोरा ने सेरिब्रम तक पहुंचाया, सेरिब्रम ने प्रोसेस करके देखा ये तो वही दोस्त है जो उधार मांगता है। सो आप उसे इग्नोर करके बढ़ जाएंगे आगे। जैसे कि आपने अपने दादी दादा या फिर बूढ़े लोगों को देखा होगा, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है सो उनको दिखने की जो पावर है वो कम होती जाएगी, सुनने की पावर कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका जो कार्पोरा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। बुढ़ापे में तो कोई भी ऑर्गन ठीक से काम नहीं करता है। सो यही रीजन है कि कार्पोरा ठीक से काम नहीं करता है। सो उन्हें ऊंचा सुनाई देता है और फिर याद करने में, प्रोसेस करने में टाइम लगता है। मध्य मस्तिष्क का सेकंड पार्ट है सेरिबल या पेंडिकल। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि कोई बड़ा काम करने वाला है जिसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, उसके नीचे एक असिस्टेंट काम करते हैं या बहुत सारे असिस्टेंट काम करते हैं। अपने प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल ले लें, उनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है तो उनके लिए पूरी नेताओं की एक फौज खड़ी कर रखी है। सो इसी से रिलेटेड, इसी से कुछ मिलता जुलता काम है हमारा सेरिबल्म का। सो सेरिबल्म का बेसिकली काम यह है कि हमारे ब्रेन का भी एक असिस्टेंट है, स्पाइनल कोड। सो स्पाइनल कोड हमारे ब्रेन के यहाँ पीछे के हिस्से से निकल के पूरी पीठ में अंदर तक जाता रहता है, रीढ़ की हड्डी के बीच में बेसिकली होता है। और जो हमारा सेरिबम है इसका काम है हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करना। मतलब अगर हमारा ब्रेन, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, आप कुछ काम कर रहे हैं, लाइक पढ़ रहे हैं आपको एग्जांपल के लिए, तो आपका पूरा ब्रेन वहाँ पे फिक्स है, तब आपको जो सेरिबम है वो एक्टिव कर देगा आपकी स्पाइनल कोड को कि भाई ब्रेन कहीं बिजी है, अब तेरे काम है जो भी पीछे से कुछ भी अलग इन्फॉर्मेशन आए तो तुझे रिसीव करना है। बट एज वी ऑल नो, हम जो काम रोज करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, लाइक ब्रेन एकदम सब चीज को प्रोसेस करते हैं। बट क्योंकि स्पाइनल कोड कभी कभी प्रोसेस में आती है तो वो डर जाती है। लाइक आप पढ़ रहे हैं, पीछे से किसी ने हाथ लगा दिया, आपको सेरिबम ने बता दिया था स्पाइनल कोड को कि कोई आ रहा है,
बट स्पाइनल कोड एकदम डर गया, कौन है कौन है। तो स्पाइनल कोड का तो यही काम है कि संदेश जो है, मैसेजेस हैं माइंड से स्पाइनल कोड तक पहुंचाना। फाइनली अब हम आते हैं पश्च मस्तिष्क की तरफ। सो ये हमारी बॉडी का बहुत कमजोर पार्ट जिसे हम बोल सकते हैं वो है, क्योंकि आप देखेंगे जो हमारा अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क है ये क्रेनियम बोन के अंदर फिक्स्ड है अच्छे से। बट जो हमारा पश्चिम मस्तिष्क है, यहाँ हाथ लगा के देखिए, मास बना हुआ है, मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा होल है। और एक फैक्ट की बात है कि हम ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा होल ही यहाँ पे पाया जाता है। सो इसलिए अगर आप कोई फ्रेंड वगैरह आपको ऐसे पीछे से मारता है तो उसे मना कर दीजिए, बिकॉज यहाँ पे लगने से आपको कोई तेज मारेगा तो ऐसे दिमाग सुन पड़ जाता है कुछ देर के लिए, आपकी इनफैक्ट मृत्यु भी हो सकती है। सो ये बहुत वीक पार्ट है, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए या फिर इस पर जोर नहीं डालना चाहिए। फर्स्ट मस्तिष्क को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेरिबेलम और मेडुला। तो बेसिकली सेरिबेलम का काम बहुत इंटरेस्टिंग है। सेरिबेलम का काम है हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का। हम चलते हैं, कितने आराम से हम चल सकते हैं, क्योंकि हमारा सेरिबेलम एकदम यूज टू हो चुका है चलने के लिए। बचपन से हम चलते आ रहे हैं तो हमें हमारे सेरिबेलम को पता है हमें कैसे चलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे बैलेंस बनाना है। बट आप देखेंगे 1-1.5 साल का बच्चा होगा कैसे धीरे धीरे पैर रख के चलना शुरू करता है, क्योंकि उसका सेरिबेलम जब सीख रहा है प्रोसेसिंग पीरियड में जिसे हम बोल सकते हैं उसमें, सो वो धीरे धीरे चलता है। इनफैक्ट आप बच्चे को क्या देखते हैं, हमें कोई अचानक से बोल दे कि रस्सी पे चल के दिखाओ, क्या हम चल पाएंगे? नहीं। सेरिबेलम बोलेगा अभी यार तूने भी तो चलना सिखाया है, दौड़ना सिखाया है, रस्सी पे चलना कहाँ सिखाया है। सो यही बात है। जबकि आप देखेंगे कि जू में या फिर खेल दिखाने वाले आते हैं बच्चे, ये रस्सी पे चलते हैं। इनफैक्ट बच्चों को छोड़िए, हाथी, भालू, शेर, इन सबको रस्सी पे चला देते हैं। सो इंसान तो कुछ भी कर सकता है, ये तो हमें मालूम ही है। सो उनका सेरिबेलम एकदम यूज्ड हो चुके हैं इस चीज पे चलने के लिए। सो यही बैलेंस बनाने का काम हमारा सेरिबेलम करता है। आपने देखा होगा जो शराबी है वो कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता है, जिसने ज्यादा चढ़ा रखी है वो इधर उधर डोल डोल के चलता है। क्यों? क्योंकि इसका सेरिबेलम जो बैलेंस बनाता है उसमें नशा चढ़ चुका है, लाइक वो एक्टिव नहीं रहा है। सो इसलिए वो इधर उधर भाग के चलता है, कहीं नाली में गिरता है, सड़क पे गिरता है। इसलिए गिरता है क्योंकि उसका सेरिबेलम ठीक से काम नहीं करता है। इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे जो कि है पश्च मस्तिष्क का सेकंड पार्ट, मेडुला। सो मेडुला का काम है बॉडी में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करना। You must be thinking what are metabolic reactions? I'll tell you. Metabolic reactions 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक तो कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक जैसे नाम से पता चल रहा है, इसमें जो टूटता है, कटता है। सो कैटाबॉलिक में क्या है कि जैसे हम भोजन करते हैं, उसे चबाते हैं, तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटने के बाद हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। जबकि एनाबॉलिक में जुड़ने का काम होता है, जैसे 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, सो उसमें जुड़ने का काम हुआ है। इन दोनों को अगर हम मिला दें, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, तो बनता है मेटाबॉलिक। सो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो मेडुला संभालता है। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस ठीक से काम ना करें सो हमारी बॉडी में पाचन कम होगा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या फिर चक्कर आ सकते हैं। ये सब किस लिए होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन के सही से काम ना करने पे। आप खुद ही सोचिए, हम कुछ भोजन लेते हैं तो बस हमें चबा के अंदर तक पहुंचाने का काम है, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी सब कुछ कंट्रोल, सब कुछ फिक्स खुद ही कर देती है। वो कैसे? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, जो मेडुला है वो इन सबको कंट्रोल कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं मेडुला भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। Guys, that was for this video. If you like the video, please like right now and subscribe my channel, share as well, and thank you so much for watching.